हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं खास बात बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार की वीडियो बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं या आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। दोनों ही जगह आपको मिलेंगे सारे के सारे वीडियो बिल्कुल मुफ्त। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज का हमारा लेक्चर है हमारे इतिहास का, और ये इतिहास है बड़ा खास, जिसका चैप्टर नंबर 4 हम लोग करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज बारी आती है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की। तो क्या है ये चैप्टर 4? पहले इसको पढ़ लेते हैं। चैप्टर 4 का नाम है आदिवासी, द्विकु और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो आदिवासी, द्विकु और एक स्वर्ण युग की कल्पना, ये हमारे चैप्टर का नाम है। और दोस्तों, हम लोग आज करने वाले हैं क्या? कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के इतिहास का चैप्टर 4 है ये। अब समझते हैं आगे। तो पूरा समझेंगे कि आदिवासी के जीवन के बारे में समझेंगे, उनके जीवन पर द्विकु यानी बाहरी लोगों का क्या प्रभाव था वो भी समझेंगे, और साथ ही साथ समझेंगे कि यह स्वर्ण युग क्या है जिसकी कल्पना बिरसा मुंडा साहब करते थे। इसमें हम लोग बिरसा मुंडा आंदोलन की भी बात करेंगे। तो आइए जनजाति को जरा करीब से देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले थोड़ा परिचय कर लेते हैं कि चैप्टर में क्या हम लोग सीखने वाले हैं, ये सारी चीज कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि सन 1895 में बिरसा नाम के एक व्यक्ति को, आदमी को, झारखंड के छोटा नागपुर के, झारखंड में छोटा नागपुर है। कई लोग नागपुर से महाराष्ट्र को क्लिक कर लेते हैं कि नागपुर तो महाराष्ट्र में, लेकिन छोटा नागपुर का पठार है दोस्तों, जो कि भारत का सबसे अमीर पठार बोलते हैं उसको, क्योंकि उसमें मिनरल्स यानी खनिज तत्व बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से ये छोटे नागपुर के जंगलों में एक व्यक्ति को घूमते हुए देखा गया था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था बिरसा मुंडा। और ये कहा गया कि इनके पास काफी मिरेकल पावर थी, काफी चमत्कारी शक्तियां थी, चमत्कार करते थे। क्या चमत्कार करते थे? वह बीमारियों को दूर कर सकते थे। जैसे साईं बाबा के बारे में सुना था, वैसे ही इस व्यक्ति के बारे में कहा जाता था कि बहुत सारे लोगों की बीमारियां दूर कर देते थे। अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देते थे। जिस जगह से निकल जाते थे, अगर वहां किसी का अनाज की ढेरी पड़ी हुई तो उसको 2 गुना कर देते। और वहां पर इसी वजह से लोगों के मन में इनके प्रति इतना श्रद्धा भाव हो गया था कि जब भी अनाज निकलता घर के बाहर ढेर लगा देते, ताकि कहीं रात में बिरसा मुंडा साहब गुजर जाए तो मेरा अनाज डबल हो जाएगा। और वहां पर ऐसा चोरी वोरी वाला सिस्टम भी नहीं था, क्योंकि सब लोग भगवान की तरह पूछते थे इनको। आज भी पूछते हैं, उस समय तो जिन्होंने देखा वो खुशकिस्मत होंगे। बिरसा साहब का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था, और मुंडा जो है एक जनजाति है जो छोटा नागपुर के पठार में रहती है, छोटा नागपुर वाले एरिया में रहती हैं। ये सभी अंग्रेज के शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। जितने भी लोग छोटा नागपुर के पठार में रहते थे, सारे लोग अंग्रेजों के शासन के कारण जो पैदा हो रही वो समस्या से परेशान थे। कौन सी समस्या थी ऐसी अंग्रेजों से इनकी? मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया ना कि छोटा नागपुर का पठार सबसे ज्यादा मिनरल के लिए फेमस है, और अंग्रेजों को तो खनिज तत्व बहुत चाहिए थे। तो उन्होंने यहाँ एरिया को साफ करके खनिजों का काम शुरू किया था। इस वजह से इन लोगों को वहां से परेशानी होगी। अगर आपको आपके घर से निकाल दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको यकीनन बहुत बुरा लगेगा, और कहीं ना कहीं आपके मन में दोबारा अपने घर को हासिल करने की धारणा तो पैदा हो जाएगी। बस यही था बिरसा मुंडा का आंदोलन, इसी को हमको पढ़ना है। उनकी आजीविका भी खतरे में थी और धर्म भी छिन्न भिन्न हो रहा था। किसकी वजह से? इन अंग्रेजों की वजह से। तो आप समझते हैं कि जनजाति समूह जो है वो किस तरह से जीते थे, जनजाति के जो लोग हैं वो किस तरह से जीते थे। हम लोग कुछ विशेष जनजातियों की भी यहाँ बात करेंगे, लेकिन नॉर्मली हम जब जनजाति शब्द बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? जनजाति मतलब क्या?
जनजाति मतलब वो लोग जो जंगलों में निवास करते हैं, करते आए हैं और आज भी कुछ जंगलों में निवास करते हैं, या कहीं ना कहीं जंगल से उनका कुछ न कुछ नाता जरूर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब बात करते हैं कि जीते कैसे, तो कुछ लोग झूम खेती करके जीते थे। झूम खेती क्या होती है? इस झूम खेती को एक और नाम जानते हैं, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसको हिंदी में एक और नाम बोलते हैं स्थानांतरित कृषि, या एक और नाम बोले तो इसको घुमंतु कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ जनजाति के लोग जो हैं वो किस प्रकार की खेती करते थे? वो करते थे झूम की खेती, और यही इसी प्रकार से वो जीते थे। तो क्या है ये झूम की खेती, जरा इसको भी समझ लेते हैं। झूम की खेती को घुमंतु खेती को भी झूम खेती कहा जाता है। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए, देखिए बहुत गहरे गहरे पेड़ होते थे, बहुत बड़े बड़े ऊंचे और गहरे शाखाओं वाले पेड़ होते जंगलों में, और उन पेड़ों की वजह से, छांव की वजह से सूरज की किरणें जमीन तक भी नहीं पहुंच पाती थी। तो अब जमीन पर कुछ उगाना है तो सूरज की रोशनी तो चाहिए, क्योंकि हर एक पेड़ पौधा सूरज की रोशनी में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है ना, भोजन बनाने की क्रिया करता है। तो ऐसे में धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्सों की कटाई कर देते और धीरे कुछ पेड़ों को काट करके जमीन तैयार करते, घास फूस जो उगती उसको काट के जला देते, और जलाने के बाद जो राख बचती उस राख को पूरे खेत में बिखेर देते, जिससे कि वह एक अच्छा उर्वरक का काम करती। यकीन मानिए दोस्तों, जो राख निकलती हैं पेड़ पौधों घास को जलाने के बाद, जो राख मिलती है वो राख पोटाश का काम करती हैं, और पोटाश किसी भी फली के दाने को बढ़ाने में काम करता है। इसलिए उनको पता था कि पोटाश काफी काम आने वाला है। और ज्यादातर जनजाति के लोग धरती को अपनी माँ के समान पूजते थे, और जब धरती को वो अपनी माता के समान पूजते हैं तो कोई ऐसे हल तो नहीं चलाएगा। इसलिए बहुत सारे जनजातियों का मानना था कि खेती में करने के लिए जमीन पर हल जलाना, या ये जो हम लोग बोलते हैं ना कल्टीवेशन करना, ये वो सही नहीं मानते थे। इसलिए वो क्या करते थे, बुआई नहीं करते थे कभी भी, वो बीजों को ऐसे ही फेंक देते थे और वो बीज ऐसे ही उग जाते थे। तो ये होती है झूम खेती। अब क्या होता था, कुछ समय बाद जब कुछ एक बार खेती कर ली, 2 बार खेती कर ली, अब जमीन बार बार उपज तो नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ना तो आप कल्टीवेशन कर रहे हो, खेतों को ऐसे जुताई करके उसको उथल पुथल नहीं कर रहे हो, और न ही उसमें कोई फर्टिलाइजर डाल रहे हो, न केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगी, जमीन बंजर हो जाएगी। फिर क्या होगा, वो अगली जगह दूसरी जगह जाते और फिर वहां जमीन साफ करते और फिर वहां खेती करते। इसी तरह एक जगह से दूसरे जगह जा करके खेती करना ही कहलाता है घुमंतु खेती या झूम खेती। भारत में कहाँ होती है, तो भारत में सबसे ज्यादा यह खेती उत्तर पूर्वी राज्यों में होती है। नागालैंड में तो आज भी बहुत फेमस है, और भारत में भी उत्तर पश्चिम इलाकों में कुछ जगह पर मध्य इलाके जो हैं, कुछ मैदानी भागों में कुछ जातियां जनजातियां हैं जो ये काम करती हैं। तो जरा पढ़ लेते हैं इसको कि किस तरह की है। ये लोग जमीन पर धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस को जला करके साफ कर देते थे। उसके बाद घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। क्यों? क्योंकि इस राख में पोटाश होती थी, और पोटाश अपने आप में एक उर्वरक होता है। तो पोटाश जो है वो होती थी उसमें। खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय वो न तो खेतों को कल्टीवेट करते थे, कल्टीवेटर चला करके या हल चलाते थे, और न ही खेतों में बीज बोते थे, रोपते भी नहीं थे। वो सीधा क्या करते थे, खेत में बीजों को बिखेर देते थे, और जितना उगता उनके लिए उतना काफी होता। जब एक बार फसल तैयार हो जाती तो वो उसकी मिट्टी तो उसे काट कर, क्षमा करें, तो उसे काट कर सीधा दूसरी जगह पर चल पड़ते थे। मतलब एक जगह हो गई,
वहां से फसल काटी, क्योंकि जमीन हो गई बंजर। आप दूसरी जगह जाकर पेड़ों की कटाई करते, जमीन सही करते और उस जमीन पर क्या करते, फिर खेती करते। बदल बदल कर जमीन पर बोना, इसी को क्या कहलाता है, इसी को बोलते हैं शिफ्ट एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग हो रही ना जगह की, समझ गए। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय जंगली पट्टियों में पाए जाते हैं। अब जंगल से जोड़ा गया, इसका मतलब आदिवासी से जुड़ा हुआ है। भारत में केवल आदिवासी जनजातियां ही इस प्रकार की खेती करते हैं। ये तो दिमाग में आपको बात बैठ गई होगी। ये तो बात हुई कि आदिवासी किस तरह जीते, एक तरीका, और जनजाति समूह किस तरह जीते, दूसरा तरीका। कुछ जनजाति समूह शिकारी और संग्राहक थे। इससे पहले कुछ जनजाति की परंपरा, कुछ जनजाति के लोग झूम खेती करते थे और कुछ जनजाति के लोग शिकारी थे और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन के जो उत्पाद इकट्ठा होते थे उससे अपना काम चलाते थे। पशुओं का शिकार करते और वन में जो लकड़ी वगैरह जो चीजें मिलती थी उससे क्या करते थे, अपना काम चलाते थे। उड़ीसा के जंगल में रहने वाली एक खास जनजाति जिसको खोंड जनजाति के नाम से जानते हैं, वो इसी तरह का जीवन जीती थी। शिकारी प्रवृत्ति की थी और साथ ही साथ संग्राहक भी थी। तो संग्राहक और शिकारी का काम करते थे। ये अपना खाना कैसे पकाते थे, ये खाना पकाने के लिए साल, एक पेड़ होता है साल, और महुआ, महुआ जिससे देसी शराब बनाई जाती है। साल का पेड़ की जो है, पेड़ को काफी इस्तेमाल किया जाता है। साल सागौन की लकड़ी वैसे भी सुना होगा आपने, रेलवे के स्लीपर बनाने में इस्तेमाल होती है ना, स्वीपर बनाने में इस्तेमाल होती है। साल और सागौन के बीजों से ये तेल निकालते थे और उसी से बना पकाते थे अपना खाना। जिस तरह हम लोग सोयाबीन के तेल से खाना पकाते हैं, वैसे ही ये लोग इससे साल और महुआ के तेल से, जो बीजों से जो तेल निकलता था उससे पकाते थे अपना खाना। इलाज के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। इलाज करने के लिए ये किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, जड़ी बूटियां इनको। देखिए आज भी भारत में आदिवासी के पास में बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियों का नॉलेज है। हमारी पुरानी जो लिगेसी है, जो हमारी विरासत है, हमारा ज्ञान है आयुर्वेदा का, वो आज भी आदिवासी समुदाय के पास में सुरक्षित है। सरकार भी चाहती है कि उनको इस ज्ञान से वंचित ना किया जाए, इसलिए उनको पूरा प्रोटेक्शन देना भी चाहिए और हमें भी सम्मान करना चाहिए आदिवासियों की रीति रिवाजों का। अब दिक्कत ये हुई कि ये सारे लोग क्या करते, शिकार करते, संग्रह करते। तो ये जनजाति के समुदाय चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे, जबकि ये तो खेती नहीं करते थे। इससे पहले हमने समझा कि झूम की खेती करने वाले आदिवासी ठीक है, उनके पास तो अनाज मिल जाता होगा क्योंकि वो तो खेती करते थे। लेकिन कुछ जैसे खोंड समुदाय की बात करें, ये शिकारी और संग्राहक थे, खेती का तो जिक्र भी नहीं है। तो ये लोग चावल और अन्य खाने की चीजें, अनाज कैसे जुटाते होंगे। तो देखिए पुराने समय में एक चीज चलती थी, बार्टन सिस्टम। एक चीज लो, दूसरी चीज लो, मतलब वन उत्पाद भी ऐसे थे जो बहुत लोग खरीदना चाहते थे। बहुत कंद मूल ऐसे होते थे, छोटे छोटे फल वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जैसे जामुन होते थे जंगलों में, और भी बहुत सारे फल वगैरह। ये क्या करते, उनको तोड़ते और दूसरे इलाकों में जाते जहाँ पर नहीं होता था, जहाँ पर खेती होती थी उनको बेचते और उनसे क्या लेते थे, अनाज लेते थे। ये तरीका था उनके पास में। तो आदिवासियों की आजीविका का साधन क्या था, अपने कीमती वन उत्पादन के बदले जरूरत की चीज ले लेते थे। क्योंकि अभी हमने प्रश्न क्या पूछा कि वो लोग जो शिकार करते थे, जो इकट्ठा करते थे साजो सामान, वो लोग अनाज कैसे, चावल कैसे, तो इस तरह से वो अपना काम करते थे। कई आदिवासी अपनी आजीविका के लिए खेतों में मजदूरी भी करते थे, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके जंगल से सारी पूर्ति हो जाए, धीरे धीरे आवश्यकता तो बढ़ती है ना। तो ऐसे में बहुत सारे आदिवासी ऐसे थे जो जंगलों में खेत मजदूर थे, क्षमा करें, जो खेतों में मजदूरी करते थे दूसरे लोगों के यहाँ पर। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा ही भटकना पड़ता था। तो मजदूरी के लिए काफ़ी भटकना पड़ता था जब उनके वन उत्पाद कम पड़ जाते, क्योंकि साल भर तो सालों साल तो एक जैसे नहीं मिलेंगे ना, कम तो होंगे। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय ऐसे भी थे जिनको किसी दूसरे के यहाँ काम करना गवारा नहीं था। मतलब कुछ जनजातियों के रीति रिवाज कुछ इस तरह के थे कि हम इतने सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना है, हमें इतना हमें
खुददार बनना है कि किसी के दूसरे के यहाँ पर काम करना हमारे लिए अपमान की बात होगी, हम नहीं करते। वैसे ही मध्य प्रदेश की एक जनजाति थी जिसका नाम था बेगा जनजाति। बेगाओं के अंदर ये था कि वो किसी दूसरे के यहाँ मजदूरी नहीं करते थे। तो इनमें से कुछ बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बेगा जनजाति औरों के लिए काम करने के लिए कैसे कतराते थे, वो दूसरे के यहाँ काम नहीं करते थे। उनको लगता था कि हम जंगलों की संतान हैं, वो अपने आप को जंगलों की संतान मानते थे और बोलते थे कि जंगल से ही हमारा पेट भरेगा, जंगल के अलावा हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। तो बेगा जो है वो खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। उनका मानना है कि हाँ, जंगल की उपज ही हमारी खाना है और जंगल की उपज कम हो रही है तो हमें कम करना पड़ेगा खाना, लेकिन दूसरे के यहाँ काम करना वो उनको गवारा नहीं था, क्योंकि दूसरों के यहाँ मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। उनके लिए डिसरिस्पेक्ट था कि नहीं यार, मैं नहीं करूँगा ये काम, मैं दूसरे के यहाँ नौकरी नहीं कर सकता, मेरा भी एक आत्म सम्मान है। तो आत्मसम्मान को बचाने के लिए बिल्कुल करते थे। अब दिक्कत ये हुई कि बहुत सारी जनजातियों को ये समस्या हुई कि भाई जैसे जैसे आपकी आवश्यकता बढ़ी, अब आवश्यकता बढ़ी तो ये बाजार जो चीज़ है ये आपका ध्यान भटका सकती है। और यही ध्यान, इस बाजार की चमक ने, साजो सामानों ने आदिवासियों का ध्यान भी भटकाया और इसी वजह से सूदखोर और महाजन, ये जो कर्जे वाले थे, इन लोगों के कर्जे में पड़ गए, क्योंकि नई नई चीज़ें दिख रही ना बाजार में। सोचो जैसे आप बाजार में निकलते हो, आपको हजारों प्रकार की चीज़ें मिलती है, चीज़ें आपको आकर्षित कर लेती हैं। और आजकल तो ऑनलाइन मार्केट इतना ज़्यादा आकर्षित हो गया है कि 70% ऑफ, 80% ऑफ, फ्री शिपिंग, फ्री डिलीवरी, ये डिलीवरी, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में घुस जाती है। और आपके पास ऑलरेडी कपड़े जूते सब कुछ होते हुए भी जब ऑफर चल रहा होता है तो आप एक मंगा ही लेते हो। तो ये जो बाजार है ये आपसे पैसा निकालना जानता है, कैशबैक के नाम से हो या कैसे भी हो। वैसे ही आदिवासियों को भी इस बाजार ने उस समय काफ़ी आकर्षित किया और इसी बाजार और इस व्यापार व्यवस्था की वजह से, वाणिज्यिक व्यवस्था की वजह से बहुत सारे आदिवासी कर्जों में चले गए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। इस चीज़ का इन महाजन, साहूकार, सूदखोरों ने काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाया और बहुत ज़्यादा ब्याज लगाते थे इनके ऊपर, इसलिए वो कर्ज में डूबते चले गए, डूबते चले गए, डूबते चले गए और इसलिए उनका जीवन प्रभावित तो रहा। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा देते थे, लेकिन उनका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। तो किसने ढकेल दिया? किसी व्यक्ति ने नहीं, बाजार और वाणिज्य व्यवस्था ही ऐसी। आज भी व्यवस्था ऐसी। आज से 10 साल पहले अपने पिताजी से पूछना कि क्या 10 साल पहले आपका खर्चा कितना था और आज कितना है। 10 साल पहले घर में चीज़ें क्या थी, आज क्या है। बाजार में फैसिलिटी के नाम पर इतनी ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हैं कि आपका मन मानता ही नहीं कि वो ले नहीं। तो इसी वजह से यही बाजार आदिवासियों को भी आकर्षित करता था और इसी की वजह से उनको कर्जे में जाना पड़ा। अब बात कर लेते हैं इस मैप को देखते हैं, इंडिया के इस मैप को देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी खास जनजातियां हैं जो कहां कहां पर मिलती है। जरा देख करके देख लेते हैं। अगर इस मैप देखिए, इस मैप में कहीं पर भी राज्यों का नाम नहीं लिखा, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप इंडिया का मैप देखकर ये बता सकते हो कि कौन से राज्य की बात चल रही है। तो चलिए, मैं जैसे जैसे आपको इशारा करूंगा आपके दिमाग में आना चाहिए कौन से राज्य की बात हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ ये सबसे बीच वाले राज्य की बात, जहाँ पर 3 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है। एक का नाम है बेगा, दूसरे का नाम है बंजारा और तीसरे का नाम है गोंड। तो बेगा, बंजारा और गोंड, ये 3 प्रकार की जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। कौन कौन सी? बेगा, बंजारा और गोंड। सबसे बीच वाला राज्य, गैस करो कौन सा राज्य होगा। सबसे बीच वाला राज्य हृदय प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में 3 जनजाति यहाँ पर दी गई है, बेगा, बंजारा और गोंड जनजाति। मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे ज्यादा जनजातियां अगर किसी राज्य में पाई जाती है तो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। भारत में सबसे बड़ी जनजाति अगर कोई है तो वो गोंड जनजाति है, जबकि भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। उसके अलावा ये देखो, इधर पाकिस्तान से सटा हुआ एक राज्य है इंडिया का, जो कि मध्य प्रदेश के ही ऊपर है, जहां पर सहरिया और भील जनजाति पाई जाती है। क्या आप इस राज्य का नाम बता सकते हैं? अगर आप
बता नहीं सकते तो मैं बता देता हूं आपको, इसका नाम है राजस्थान। सहरिया और भील जनजातियां राजस्थान में दिखाई दे रही होंगे आपको। मैं आशा करता हूं कि आप राज्य जरूर सटीक बता रहे होंगे। नेक्स्ट जो है ये आपको यहां दिख रहा है भोटिया नाम की जनजाति, नेपाल के ऊपर ये राज्य मिलता है और ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। अब आपने जान लिया होगा कि मैं कौन से राज्य की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में भोटिया नाम की जनजाति होती है। उसके अलावा एक जनजाति है गद्दी और एक जनजाति वन गुज्जर। तो वन गुज्जर तो मिलेगी आपको यहाँ पर और गद्दी मिलेगी आपको यहाँ पर। तो जम्मू कश्मीर के नीचे दो राज्य हैं जिनमें एक एक जनजाति मिलती है। एक का नाम है पंजाब जहाँ वन गुज्जर नाम की जनजाति मिलती है और दूसरे का नाम है गद्दी जहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जनजाति मिलती है। तो आपको ये जनजातियाँ रटनी तो पड़ेगी क्योंकि कुछ जनजातियों के बारे में सीधे सीधे प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारी नेक्स्ट जनजाति आपको मिलेगी यहाँ पर झारखंड में संथाल नाम की जनजाति। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में सबसे ज्यादा जनजातियों में जो भाषा बोली जाती है जिसका नाम है संथाली भाषा, और संथाली भाषा को भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं में जगह दी गई है। तो उन 22 भाषाओं में, उन ऑफिशियल लैंग्वेजेस में, उन औपचारिक भाषाओं में एक भाषा जनजाति की भी है जिसका नाम है संथाली भाषा। समझ में आई बात? इसके अलावा जिनकी हम बात कर रहे हैं मुंडा जनजाति भी झारखंड में है, छोटा नागपुर के पठार। उसके अलावा उराव संथाल नाम की जनजाति भी वहां पर मिलेगी। उसके अलावा सबसे ज्यादा जनजातियां अगर वैरायटी में कहीं मिलती हैं तो ये झारखंड के नीचे वाले राज्य में मिलती है जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज्यादा जनजातियां मिलती है। अब आप सोच रहे हैं कि अभी तो मैंने मतलब बोला कि सबसे ज्यादा जनजातियां मध्य प्रदेश में मिलती है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नंबर मतलब पॉपुलेशन में जनजातियां सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर वैरायटी ऑफ ट्राइबल्स की बात कर रहा हूँ, मतलब अलग अलग प्रकार की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रकार कहाँ मिलेंगे? उड़ीसा में, जहाँ आपको एक जनजाति मिलेगी पराजा, जहाँ आपको एक जनजाति मिलेगी पराजा, एक मिलेगी बोंडा, एक मिलेगी कड़ा, एक मिलेगी कोया और एक और का नाम है सओरा, और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो इस चैप्टर में भी है उसका नाम है खोंड। तो खोंड जनजाति भी यहाँ पर पाई जाती है। ध्यान रखना, गोंड अलग है, खोंड अलग है। गोंड जो है वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में मिलती है और खोंड जो है वो कहाँ मिलती है? उड़ीसा राज्य में मिलती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में बंजारा नाम की जनजाति मिलेगी। आपको गुजरात में भी वो जनजातियां मिलेगी, एक है वन गुज्जर्स और दूसरा है राठवा, तो इसको भी ध्यान रख लेना। बाकी देखिए सारी जनजाति हम नहीं पढ़ेंगे, बाकी आप घर पे आराम से इनको रटिएगा। हो सकता है कि आपसे इसमें से कोई भी जनजाति का नाम पूछ लिया जाए, बस आपको ये याद रखना है, 1-2 बार 3 बार 4 बार बार इसको पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। और अगर चीजें रट नहीं पा रहे हो, ज्यादा समय तक याद नहीं कर पा रहे हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मैंने एक मिनी जानकारी बनाई है जिसमें कुछ ट्रिकें बताई है, 5-6 प्रकार की कुछ ट्रिक्स है जिससे आप किसी भी चीज को याद कर सकते हो। वो ट्रिक पढ़ो, मिनी जानकारी देखो और ट्रिक पढ़ करके ऐसी चीजों को याद करने के तरीके ईजाद करो। दोस्तों कभी किस पर डिपेंड मत रहना याद करने के लिए, अपना खुद का एक ट्रिक तैयार करो, अपनी खुद की ओन स्टाइल जनरेट करो। अगर आप खुद से पढ़ना सीख गए, अपनी खुद की स्टाइल बनाना सीख गए, तो कोई भी आपको पीछे नहीं छोड़ सकता। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते आगे। कुछ ऐसे जनजाति भी होती हैं जो जानवरों को पाल करके अपना जीवन जीते थे। कुछ जनजातियों की आजीविका जानवरों पर ही निर्भर होती थी। जैसे बहुत सारे आदिवासी जानवर को पाल कर अपनी जिंदगी चलाते थे। वो कौन से आदिवासी होते थे या इनको कहते क्या थे? इनको चरवाहा के नाम से जानते थे। चरवाहा क्या होते हैं? चरवाहा वो होते हैं जो अक्सर जो है आपने अक्सर सड़कों पर देखा होगा बकरियां चराते हुए, सड़कों पर अक्सर देखा होगा कुछ सिर पे जो है साफा बांध करके, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, हाथ में डंडा है और हजारों भेड़ों को लेकर पानी पिलाने के लिए चलते जा रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब वही लोग हैं जो घुमंतु लोग चरवाहा होते हैं। तो ये चरवाहा थे, जब एक जगह घास खत्म हो जाती, पानी खत्म हो जाता, तो वो दूसरे इलाके में चले जाते घास और पानी के लिए। इसलिए राजस्थान के
ज़्यादातर चरवाहा जो है, जो भेड़ों को पालते हैं, ऊँटों को पालते हैं, वो कहाँ जाते हैं? मध्य प्रदेश में आते हैं। ऐसे ही कई सारे राज्यों में घूमते रहते हैं। पंजाब में वन गुज्जर ऐसी जनजाति हैं और आंध्र प्रदेश की लबाड़िया ऐसी जनजाति हैं जो गाय और भैंसों को झुंड में पालते हैं। ये गाय भैंसों को बहुत ज़्यादा संख्या में पालते हैं, पंजाब में भी, और आंध्र प्रदेश की लबाड़िया जनजाति और पंजाब की वन गुज्जर जनजाति। ये याद रख लोगे आप, मुझे विश्वास है कि आपको ये नाम जरूर याद रह जाएंगे। कुल्लू की, कुल्लू का है, कुल्लू मनाली, ये आपके हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है। कुल्लू की गद्दी जनजाति जो है, समुदाय जो है, वो गडरिये होते हैं। गडरिये का मतलब होता है भेड़ों को चढ़ाने वाले। भेड़ को चढ़ाने वाले जो होते हैं वो गडरिये होते हैं। उन पर निर्भर करते, ऊन निकालते और बेचते हैं। कश्मीर के बकरवाल से याद आया बकरी, तो बकरवाल बकरियां पालते हैं। गडरिये, गाडर मतलब, देखिए गडरिये शब्द गाडर से आया और गाडर लोकल भाषा का शब्द है। गाडर का मतलब भेड़ होता है, तो ये भेड़ चलाते हैं, ये बकरियां चलाते हैं। तो ज्यादातर पशु चारक होते थे और ये अपना जीवन इन्हीं पशुओं के सहारे चलाते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ जनजाति ऐसी भी थी जो कुछ लोग एक जगह पर खेती भी करते थे। अभी तक हमने क्या क्या सीखा? अभी तक हमने यही तो सीखा। कुछ लोग झूम खेती करते थे, अलग अलग जाके घूम घूम के। कुछ लोग जानवरों का शिकार करते, कुछ चीजें इकट्ठा करते। कुछ लोग जानवरों का पालते, कुछ शिकार करते, कुछ पालते भी है। तो कुछ पालते, उनकी जीवन अलग हो, शैली अलग होगी। लेकिन कुछ लोगों की जीवन शैली ऐसी थी जो एक जगह इकट्ठा होकर के खेती करते थे। जैसे कि बिरसा मुंडा की मुंडा जनजाति, ये ऐसी जनजाति थी जो एक जगह इकट्ठा होती थी और जो जमीन होती थी वो संपत्ति पर उनका अधिकार भी होता था, लेकिन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी, किसी एक व्यक्ति की पर्सनल नहीं होती थी। दोस्तों यही कारण है कि आदिवासियों में ऊंच नीच नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कोई ज्यादा कमाएगा तभी तो ऊंच नीच होगी। सारे कबीलों की एक ही संपत्ति, आप सब लोग काम करोगे तो सब में बटेगा, बराबर इक्वल होगा, सबको सब बराबर मिलेगा। तो फिर यहाँ पर ऊंच नीच, भेदभाव, सामाजिक प्रथाएं कुछ भी नहीं होगी। बस इनके रीति रिवाज होंगे और बहुत अच्छे इनके कुछ स्थानीय देवी देवता हैं, पूजा पाठ, सब कुछ होता है। 19वीं सदी से पहले बहुत सारी जनजातियां कबीलों में एक जगह टिक कर खेती करती थी। 19वीं सदी से पहले जब अंग्रेजों ने इनको परेशान किया तब इनको यहाँ से जाना पड़ा, लेकिन उससे पहले तो ज्यादातर समुदाय, बहुत सारे ऐसे समुदाय थे जो एक जगह कबीलों के रूप में होते थे। कबीलों का नाम सुना? सरदार होता था उसमें। बहुत सारे समुदाय में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। जैसे छोटा नागपुर के पठार में जो मुंडा समुदाय होते थे उसमें पूरे कबीले की संपत्ति होती थी आपकी जमीन, तो इक्वालिटी तो आएगी। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह, जो लोग एक जगह टिक कर खेती करते थे, उनको अंग्रेज काफी पसंद करते थे। लेकिन वो लोग जो शिकार करते, घूमते फिरते रहते थे, घुमंतू लोग होते थे, उनकी बजाय ये इन लोगों को सभ्य मानते थे। अब आप सोच रहे हैं कि अंग्रेजों को इनसे इतना प्रेम कैसे हो गया कि इनको सभ्य बोल रहे हैं? क्योंकि अंग्रेजों को चाहिए था इनकम का सोर्स, और अंग्रेजों को कहीं से आर्थिक लाभ होगा तो वो उन्हीं से हो सकता है ना, जो एक जगह खेती करेंगे। अब घूमने वाले लोगों को कहाँ कहाँ पकड़ेंगे? तो अंग्रेजों को बड़ी समस्या होती थी इन घूमने फिरने वाले लोगों से। इसलिए उनके लिए ये लोग सभ्य थे कि कम से कम एक जगह जाते, वहीं से जाके रेवेन्यू वसूल कर लो। इसलिए अंग्रेज इनकी बढ़ाई करते थे कि गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर खेती करने वाले आदिवासी शिकारी और संग्राहक या घुमंतु खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते, ये अंग्रेज बोलते हैं। अब उनका जो भी मानना है वो झूठ बोलते होंगे, क्योंकि सबका अपना अपना एक तरीका है। घुमंतु लोग घूम घूम कर खेती करते थे। जंगलों में रहने वाले लोग जो घूमते फिरते थे उनको तो अंग्रेज लोग जंगली और बर्बर बोलते थे कि जंगली और बर्बर हैं, सही नहीं है। क्यों नहीं थे? क्योंकि भाई ये उनको रेवेन्यू नहीं दे रहे थे। तो हमने ये तो समझ लिया कि आदिवासी लोग अपना जीवन कैसे जीते थे। अब हम लोग समझेंगे कि आदिवासी जो कुछ लोग हैं उनके इसमें बुआई का वक्त, शिकार का वक्त और नए खेत में जाने का वक्त क्या होता था। एक अंग्रेज ने इनके बारे में काफी अच्छा लिखा है, हमारी एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि शिकार का वक्त क्या होता है, शिकार कब करते थे, बुआई का वक्त क्या होता है,
नए खेतों में जाने का वक्त क्या था, तो इसके बारे में जरा पढ़ लेते हैं, समझते हैं तीनों चीजें है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए, एक बात तो आपको समझने की जरूरत है, जितने भी समुदाय थे आदिवासियों के, उन सभी समुदाय में समय और काम के हिसाब से समझ अलग अलग थी। मतलब हर समुदाय का अपना नियम होता था, अलग अलग चीजें बोना, बुआई करने का टाइम अलग अलग होता था, काम करने का टाइम अलग अलग होता था। तो ये एक साथ ये बता पाना कि सारी जनजातियों में एक जैसा ट्रेंड है तो वो सही नहीं होगा। इसलिए हम लोग एक जनजाति को पॉइंट करके उसी जनजाति के समय को निर्धारित यहां पर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके एनसीईआरटी ने उसी जनजाति के बारे में दिया हुआ है। एक व्यक्ति थे, ब्रिटेन के ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, मानव वैज्ञानिक थे, एल्ड्रिन करके व्यक्ति थे वो, ये वेरियर एल्विन साहब ने बेगा जनजाति और खोंड जनजाति, ये दो जनजातियां हैं, खासकर शिकारी जनजातियां होती थी, इन दो जनजातियों के बारे में इनके साथ रहे वो, लगभग 10 साल के आसपास रहे वो, बीच में बहुत सालों तक इनके साथ रहे, उनको पूरा जीवन को ऑब्जर्व किया और फिर उनके बारे में लिखते हैं। तो उनके बारे में जो लिखते हैं, हालांकि जो लिखा गया वो सारी की सारी चीजें जो हम लोग पढ़ते हैं हिंदी मीडियम में, जो हम लोग पढ़ते हैं वहां पर हिंदी कैलेंडर के हिसाब से महीने लिखे गए हैं। अब हमको हिंदी कैलेंडर के हिसाब से महीनों को अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से भी सेट करना होगा, इसलिए मैंने जगह जगह पर मेंशन कर दिया कि कौन से हिंदी कैलेंडर को कहां पर अंग्रेजी कैलेंडर का अंग्रेजी नाम दिया जाता है। तो एक एक करके बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती है। विभिन्न समुदाय के लोगों में काम करने और समय की जो समझदारी है वो अलग अलग होती है। हो सकता है किसी को काम करना शाम के समय पसंद हो, किसी को सुबह के समय पसंद हो, किसी का समय की बात है, बुआई का समय कोई जून में बो रहा है, कोई अगस्त में बुआई कर रहा है, सबका अलग अलग मायना था। तो ऐसे में सारी जनजातियों को एक जैसे ट्रेंड समझना गलत होगा, इसलिए एक जनजाति को हम लोग यहाँ पर पॉइंट करेंगे। घुमंतु आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम में और स्त्री और पुरुषों के बीच काम के बंटवारे को लेकर चलती थी। दोस्तों ये बड़ा अच्छा ट्रेंड था, हमें सीखना है तो आदिवासी समुदाय से सीखना चाहिए। जहां हमारे देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, अभी तो वर्तमान में ठीक है लेकिन बहुत कम हो चुकी थी, वहां भी इंडिया में अगर आप आदिवासी जनजातियों की पॉपुलेशन सेंसस पढ़ोगे तो वहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा ही मिलेगी। मतलब पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा समझदारी जो है वो आदिवासियों में थी, और शुरू से थी और आज भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं होता है और यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। तो इनका जो जीवन चक्र समझना है, खास करके उन लोगों का जो घुमंतु आदिवासी होते हैं। आपने देखेंगे बहुत सारे लोग शहरों में कुछ चीज़ें बेचने आ जाते हैं, बहुत सारे लोग गाँव में भी कुछ चीज़ बेचने आते हैं, लोहे की चीज़ बनाते हैं। कुछ बंजारा समुदाय होते हैं जो अलग अलग जगह घूम घूम कर काम करते थे, इनके बारे में समझना है। तो घुमंतु आदिवासी और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और पुरुष स्त्रियों के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, मानव वैज्ञानिक, जिनका नाम था वेरियर एल्विन। इन्होंने 1930 से लेकर के 1940 के बीच में कई साल मध्य भारत के बेगांव और उड़ीसा के खोंड समुदाय के बीच में बिताए। उनके अनुभवों को समझा और उनके अनुभवों के आधार पर वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि बेगा और खोंड समुदाय के लोग चैत्र के महीने में, चैत्र का महीना मतलब मार्च से अप्रैल का महीना। देखिए हिंदी कैलेंडर के हिसाब से आपको ये तो पता है कि जो कैलेंडर आपके घर में है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ध्यान से सुनना इस नाम को, जो कैलेंडर आपके घर में है, जो आप देखते हैं ना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये वाला जो कैलेंडर है इसको बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। अंग्रेजी कैलेंडर है दोस्तों ये। और लेकिन इंडिया का, हिंदुस्तान का जो कैलेंडर है जो शक संवत पर चलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदू कैलेंडर या हिंदी कैलेंडर, शक संवत के आधार पर चलता है। उसके हिसाब से पहला महीना हमारा, अंग्रेजी का तो जनवरी होता है लेकिन हमारा जो पहला महीना होता है उसको बोलते हैं चैत का महीना। और ये चैत के महीने की शुरुआत होती है 21-22 मार्च से, कभी 21 मार्च कभी 22 मार्च से। तो 21-22 मार्च से इसकी शुरुआत होती है। इसी को हम लोग हिंदू नववर्ष के रूप में, गुड़ी पड़वा के आसपास का कुछ काम होता है, तो इसी को हम लोग हिंदू नववर्ष के हिसाब से भी मनाते हैं। तो हमारा नया साल शुरू होता है चैत के महीने से, जिसको मैंने क्या लिखा, मार्च से अप्रैल। इस महीने में औरतें
जंगलों के सामान लकड़ियों को इकट्ठा करती और बचे कुचे ठूठों को काटने जाती थी। ठूठ का मतलब क्या होता है? ठूठ का मतलब होता है जो पेड़ होता है, पेड़ को पुरुष पहले काट देते थे, लेकिन तना बहुत ज्यादा गहरा होता था, इसलिए तने को छोड़ देते थे और तने को धीरे धीरे रोज जाकर महिलाएं थोड़ा थोड़ा काट करके उसको काट देती थी। वो बचा हुआ तना क्या कहलाता है? उसी को बोलते ठूठ। तो ठूठ को काटने जाती थी, जबकि पुरुष बड़े पेड़ को काटते थे और पुरुष शिकार भी करते थे। तो इन जनजातियों में पुरुष शिकार करते और बड़े पेड़ों को काटते थे। बेगाओं को ऐसा कहा जाता है कि बेगा जनजाति बहुत अच्छे शिकारी होते थे। खोंड जनजाति के बारे में भी है कि बेगा जनजाति, खोंड जनजाति काफी अच्छे शिकारी जनजाति है, लेकिन बेगा जनजाति के बारे में खासकर बोला जाता है। जेठ का महीना जब आता है, जेठ का महीना कब आता है? इसको ज्येष्ठ भी बोलते हैं। जेठ का महीना आता है मई से जून के बीच में, मतलब सीधी सी बात है कब से कब? 22 मई से 22 जून के बीच में आएगा। तो मई से जून के बीच में से आपको पता ही है भाई, जून का पहला सप्ताह मानसून का सप्ताह होता है और मानसून आएगा, पानी गिरेगा तो क्या करेंगे? बुआई करेंगे ना। इसलिए इस महीने में क्या होती है? बुआई होती थी और शिकार का काम तो चलता ही रहता था, क्योंकि शिकार करने का काम उनका काम था ही। आषाढ़ का महीना जब आता, आषाढ़ का महीना मतलब होता है जून से जुलाई का महीना, वही 22 जून से लेकर 22 जुलाई के बीच का महीना आषाढ़ का महीना आता। और आषाढ़ से लेकर भादो तक, आषाढ़ से लेकर के भादो तक, आषाढ़ से भादो मतलब जून से लेकर के सितंबर तक, भादो मतलब होता है अगस्त सितंबर का महीना। तो जून से लेकर के सितंबर तक के 3 महीने जो होते थे, इन 3 महीनों में पुरुष खेतों में ही काम करते दिखेंगे आपको। क्यों? क्योंकि उस समय खरपतवार का काम चलता है। भाई जब खेत आपने फसल उगाई है तो भाई के फसल के साथ साथ खरपतवार तो उगेंगे ना। और आदिवासी लोग ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते, तो वो क्या करें? खरपतवार जो है वो हाथों से उखाड़ते। कुछ और चीज़ें उगाना होता तो खेतों में ही काम करते रहते थे। जब क्वार महीना आता, क्वार महीने को हम लोग बोलते हैं आश्विन का महीना भी बोलते हैं इसको। जब क्वार का महीना आता है जिसको हम बोलते हैं सितंबर अक्टूबर का महीना, तो उस समय फलियां आने लगती थी फसलों में। फसलों में आ गई फलियां। अगर फलियां आ गई तो बड़ी खुशी का माहौल फैल जाता कि भाई फलियां आ रही हैं, मतलब फसल तो होगी। लेकिन जब महीना आता कार्तिक का, तो कार्तिक माह में फसलें पक करके पूरी तरह तैयार हो जाती। अब बस उनको काटने का काम करना। तो काटने का काम कब होता? अगहन महीने में। और अगहन का महीना नवंबर दिसंबर महीना होता। तो नवंबर दिसंबर महीने में सारी फसलें तैयार हो जाती और उन्हें काट लिया जाता पूरी तरह से, मतलब तैयार होकर काट ली जाती। और पूस के महीने में, पूस को पोष भी बोलते हैं, दिसंबर जनवरी का महीना है। दिसंबर जनवरी के महीने में ये लोग क्या करते हैं? फटकन किया जाता। फटकन का मतलब होता है अनाज को भूसे से अलग करना। फटकने वाली तरकीब होती थी एक, या हवा चल रही तो जो ऐसे उसको नीचे गिरा रहे ताकि जो भूसा है वो हवा के साथ उड़ जाए और दाने भारी होने की वजह से नीचे गिर जाए। ऐसे दानों को भूसों से अलग करने की तरकीब को फटकन कहते हैं। और फटकन की क्रिया होती है दिसंबर जनवरी के महीने में। पोष महीना चल रहा है और जब फसल आ जाती है तो हम लोग तो दिवाली मनाते हैं, खुशियाँ आ जाती है। यहाँ भी इनके पास जब फसल आ जाती है तो ये लोग खुश हो जाते हैं। सारे काम उस समय होते, नाच गाने होते, उत्सव मनाते, बच्चों की शादियाँ करते। शादियों का सीजन दिसंबर जनवरी के समय में आ जाता है। तो पोष का महीना शादियों नाच गानों का होता है। और माघ यानी मार्गशीर्ष भी बोलते हैं इसको, फरवरी से मार्च का महीना होता। फरवरी से मार्च के महीने में पुरुष जो है वो नए बेवड़ की तरफ चले जाते, ऐसा बोल तो नए खेतों की तरफ, नए झुंडों की तरफ चले जाते। और यह चक्र 1 साल का होता। पूरा 1 साल का चक्र हमने समझ लिया। दूसरे साल क्या होता? अच्छा, आदिवासियों की सबसे अच्छी खास बात क्या है? खास बात यह है कि वो दूसरे जो समुदाय जो आजकल खेती करते हैं, समुदाय की तरह ऐसा नहीं कि हर साल खेती करते जा रहे, पैसे कमा रहे सामान ला रहे, पैसे कमा रहे सामान ला, जीवन ही पूरा जी कर रहे। ये लोग क्या करते हैं? 1 साल खेती किया, दूसरे साल शिकार किया, तीसरे साल वनों में जा करके अपना कामकाज करे, दूसरा काम। इनको पैसों से कोई मोह नहीं, केवल पेट भर जाए उतना उगा लो, बाकी अपना काम करो ना। तो क्या करते थे? दूसरे साल शिकार के लिए ज्यादा समय मिल जाता था, क्योंकि पहले साल आपने सब कुछ उगा लिया। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादकों की जरूरत पड़ने लगती, तो वन उत्पादक इकट्ठा करते, शिकार करते, सब कुछ काम ऐसे होता।
अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि पहला साल खेती का साल, दूसरा साल शिकार का साल और तीसरा साल पेड़ पौधों से खाने पीने की चीजें इकट्ठा करने का साल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा टॉपिक इसमें था, शिकार का वक्त, बुआई का वक्त और नए खेत में जाने का वक्त, मार्गशीर्ष में नए खेत में जाने का वक्त होता है। अब आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि आदिवासी कैसे काम करते थे। खासकर हमने बेगा जनजाति और खोंड जनजाति के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने वाले औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। ये औपनिवेशिक शासन क्या है? अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया, वो था औपनिवेशिक शासन। और इस औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों को भी नहीं छोड़ा। हमारे देश के जो आदिवासी जनजातियां थी वो शांति से बिल्कुल किसी भी दूसरे लोगों को परेशान किए बिना, यहां तक कि दूसरों पर डिपेंडेंट भी नहीं थी, उसके बाद भी शांति से रह रही थी। इन जनजातियों से भी अंग्रेजों को समस्या थी। इन्होंने जनजातियों को अपनी जगह से निकालना शुरू किया, इनको उनकी जगह से हटा दिया। अब आप किसी को अपने घर से हटाओगे तो गुस्सा तो आएगा, और वही गुस्सा आया जनजातियों को, और धीरे धीरे ये जनजातियों का गुस्सा फूटा एक आंदोलन में, और इस आंदोलन को कहा गया बिरसा मुंडा आंदोलन। बिरसा मुंडा साहब ने किया था। ये जनजाति आंदोलन बहुत खतरनाक हुआ था। अब दिक्कत यह कि औपनिवेशिक शासन में आदिवासियों के जीवन पर क्या असर डाला। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी कैसे जीते थे? वहां पर एक मुखिया होता था, हर कबीले का एक मुखिया होता था जिसके पास बहुत पावर थी। उस मुखिया के पास इतनी पावर थी कि वो अपने एरिया के लिए, अपने जिस क्षेत्र का वो मुखिया होता था उसके लिए स्थानीय कानून तक बना देता था। पूरा नियंत्रण कबीले पर किसका होता था? मुखिया का होता था, और मुखिया उसी तरह से काम चलाता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए, औपनिवेशिक शासन है, मुखिया का कामकाज बदल गया। मुखिया को अब मजबूर कर दिया अंग्रेजों के कानून मानने के लिए। यही हुआ औपनिवेशिक कानून की वजह से। अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासियों का महत्वपूर्ण स्थान होता था। वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। अपने पूरे इलाके पर अंग्रेज लोग नियंत्रण रखते थे, और नियंत्रण रखते थे मतलब वे जमीन और वन प्रबंधन के लिए, अपनी जमीन को रखने के लिए और वनों पर नियंत्रण, प्रबंधन, मैनेजमेंट करने के लिए स्थानीय नियम कानून खुद बनाते थे, खुद जनजातियों के मुखिया बनाते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं को कामकाज और अधिकार, अब मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए थे। अब उनको मजबूरी में अपने स्थानीय कानूनों को छोड़कर ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए जबरदस्ती बाध्य किया गया। तो इसी के लिए हमारा टॉपिक क्या है? औपनिवेशिक शासन से जनजातियों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पूरा प्रभाव पड़ा। आपने उनको उनके अधिकार छीन लिए, उनसे अधिकार छीनोगे और बाध्य करोगे। साथ ही साथ अंग्रेजों ने बोला कि अब आपको हर महीने हमें नजराना देना पड़ेगा। नजराना मतलब गिफ्ट होता है। कैसा गिफ्ट? भाई आपके पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जंगल तो है, हमें नजराने के रूप में लकड़ियां काट काट के भेजो, हमें नजरानों के रूप में अच्छे अच्छे फल फ्रूट ला के भेजो, सब कुछ आपको देना पड़ेगा। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार थे। अगर आपको ऐसी आदिवासी जनजातियों के एकदम रियलिटी समझना है तो आप चाहे तो अभी थोड़े दिन पहले एक मूवी आई थी, साउथ इंडिया की मूवी है RRR, उसमें भी आप देख सकते हो कैसे अंग्रेज जनजातियों को परेशान करते थे। थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, रियलिटी ऐसी होती थी। अब हम लोग मुद्दे पर आते हैं, ज़्यादा मूवी की बात नहीं करेंगे। वे परंपरागत काम को करना तो चाहते थे। अब क्या है, अंग्रेजों ने जबरदस्ती काम करवाना शुरू किया, लेकिन जनजाति वाले चाहते थे कि हम तो हमारे पुराने काम करेंगे। अब वो पुराने काम करने को लाचार हो गए थे। वे परंपरागत काम नहीं कर पा रहे थे कि हमें पुराने समय के काम करने, अब उनको वही काम करने हैं जो अंग्रेज उनसे करवाते थे। तो फिर ये घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ? ये तो उनकी बात हो गई ना, उन कबीलों की जो एक जगह रहते थे उन पर तो अंग्रेजों ने अच्छे से शासन कर लिया, लेकिन उनका क्या हुआ? तो घुमंतु काश्तकार थे। हमने भी पढ़ा ना थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा? झूम की खेती करते थे कुछ जनजाति के लोग। याद करो जरा, थोड़ी देर की ही बात है, इसी लेक्चर की बात है। हम बात कर रहे थे कि कुछ जनजातियां घूमती रहती थी। कुछ जनजातियां शिकार करती थी, इधर से उधर जाती थी। अब अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या थी?
सबसे बड़ी समस्या अंग्रेजों के लिए ये थी कि इन जनजातियों को पकड़े कैसे। भाई ये एक जगह टिकेंगे तभी तो इनसे रेवेन्यू वसूल करेंगे, तभी तो शासन चलाएंगे, जब पता ही नहीं आज कहाँ यहाँ कहाँ कभी कहाँ घूमते रहते थे। ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफी परेशानी थी, जो यहाँ वहां भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासी के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करे। तो अंग्रेज यही चाहते थे और अंग्रेजों ने भी बोला कि हम आपको जमीन पर आपका अधिकार देंगे, आपको रजिस्ट्री भी दे देंगे, पर आओ तो सही। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो हमारा पारंपरिक मुद्दा है, आप ऐसा बोलोगे तो हम नहीं करेंगे। अंग्रेजों को ऐसा क्या था कि भाई उनको वो जमीन देना चाहते थे। अंग्रेज को था कि अगर एक जगह रहेंगे तो फसल उगाएंगे और फसल उगाएंगे तो हम लोग राजस्व वसूल कर सकते थे। अंग्रेजों का यहाँ आर्थिक फायदा था, इस वजह से उनको ये घुमंतु किसान या काश्तकार पसंद नहीं थे। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत चाहते थे, इस वजह से इनको एक जगह चाहते थे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने के लिए अंग्रेजों ने काफी कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रही, क्योंकि झूम खेती का मतलब ही एक जगह से दूसरी जगह बोना होता है। अगर आप झूम खेती वालों को बोलोगे एक ही जगह करो तो एक साल तो उगा लेंगे, दूसरे साल प्रोडक्टिविटी कम, तीसरे साल प्रोडक्टिविटी और कम, चौथे साल जमीन सूख करके कड़क हो जाएगी, पानी नहीं है तो हल कैसे चलाएंगे, कुछ भी नहीं होगा ना, तो फिर प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाएगी। सबसे ज्यादा नुकसान किसको? झूम काश्तकार को। इसीलिए अंग्रेजों ने कोशिश तो बहुत की इन झूम खेती करने वालों को एक ही जगह खेती करने की, लेकिन झूम का मतलब ही होता है अलग अलग जगह खेती करना। उस प्रक्रिया को आप बदल नहीं सकते, प्राकृतिक चीज को तो नहीं बदल सकते ना। जहां पानी कम हो, मिट्टी सूखी हो, वहां हल से खेती करना आसान नहीं होता। ऐसे में झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ था, और क्योंकि उनके खेत उपज भी नहीं देते थे। अभी हमने पढ़ा कि वो बदल बदल के खेती इसलिए करते थे क्योंकि उनको एक जगह पर सारा फायदा नहीं होता था। वो एक बार करने के बाद दूसरी जगह जाते हैं, फिर तीसरी जगह, फिर घूमते रहते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकारों ने इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। उन्होंने अंग्रेजों पर दबाव डाला और कहा कि हमें वैसे ही जीने दिया जाए जैसा हम चाहते हैं, और व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और औपनिवेशिक शासन को उनसे हटा लिया गया कि आप चाहे तो अपने हिसाब से रखिए। सोचो, अंग्रेजी सत्ता होने के बाद भी ये पूर्वोत्तर के झूम के किसान इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उन्होंने अंग्रेजों को इस बात के लिए मना लिया कि हम तो पारंपरिक तरीके से ही खेती करेंगे। अब समझते हैं कि वन कानून और उनके प्रभाव क्या हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेजों ने कई सारे वन कानून बनाए थे, तो उन वन कानूनों का क्या प्रभाव पड़ा? तो अंग्रेजों ने क्या किया कि सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जाहिर सी बात है कि भारत पर पूरा कब्जा अंग्रेजों का हो गया था। जब पूरे भारत पर कब्जा अंग्रेजों का था तो उन्होंने क्या किया, सारे जंगलों पर अपना अधिकार जमा लिया, नियंत्रण कर लिया और बोल दिया कि जंगल तो राज्य की संपत्ति है। इसकी घोषणा कर दी कि जंगल राज्य की संपत्ति है और ये किसी आदिवासी कबीले की संपत्ति नहीं। अगर आपको यहाँ रहना है तो हमारी परमिशन चाहिए और हम इसकी परमिशन नहीं देते। उनने क्या किया, कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। आरक्षित मतलब रिजर्व्ड फॉरेस्ट घोषित कर दिया, जहां पर न तो आप जा सकते हैं, खेती कर सकते हैं, फल इकट्ठा कर सकते हैं और नहीं रह सकते, न शिकार कर सकते हैं, कोई अधिकार नहीं होता। जैसे आज की तारीख में अगर आपसे पूछूं मैं कि भाई आज आरक्षित वन क्या है, तो आपका उत्तर होगा नेशनल पार्क, आपका उत्तर होगा वन्य जीव अभयारण्य। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आज सरकार ने दिए हैं, ये सब क्या, ये आरक्षित वन तो है। क्या हम लोग ऐसे घूम सकते हैं क्या नेशनल पार्क में? घूमने के लिए हम लोग पर्यटक बन के घूम सकते हैं, ऐसे नॉर्मली घूम सकते हैं क्या? नहीं। शिकार कर सकते हैं क्या? नहीं। पेड़ों को काट सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग ये नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने ये नियम उस समय लागू कर दिए थे, किसके लिए? आदिवासियों के लिए। तो कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित किया गया। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने पर पाबंदी थी। इन जंगलों पर लोगों को झूम की खेती करने से मना कर दिया गया और इन जंगलों में फल को इकट्ठा करने,
पशुओं का शिकार करने की इजाजत भी नहीं दी गई। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, तो ये गौर करने वाली बात है कि ऐसी सूरत में जब आप झूम किसानों को जंगलों में खेती करने नहीं दोगे तो झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे? क्यों? क्योंकि वो तो अपने पारंपरिक तरीकों से खेती करते थे ना। अब आपने उनको उनके घर से निकाल दिया, रूल बना दिया। क्यों? क्योंकि सारे जंगल आपके नियंत्रण में। तो ये वन कानून का जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा वो झूम की खेती करने वाले काश्तकारों पर पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासी के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। किनके सामने? अंग्रेजों के सामने। अंग्रेजों ने क्या किया? गलती कर दी। पहले तो ये किया कि जंगल के रूल बना दिए और बोला कि सारे जंगल को हमने क्या कर दिया, राज्य की संपत्ति, अब किसी कबीले, सरदार या आदिवासियों की संपत्ति नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आपको जंगल में रहने का अधिकार नहीं दिया गया। खेती नहीं कर सकते, फल नहीं उठा सकते, लकड़ी नहीं काट सकते, शिकार नहीं कर सकते, जा भी नहीं सकते, वहां पर सारे अधिकार छीन लिए। अब एक बात यह है, अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया था? अंग्रेजों को रेलवे बनाने के लिए, स्वीपर बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी, इसलिए उनको जंगल चाहिए थे और बड़े बड़े जंगल, साल, सागौन की लकड़ियों की जरूरत थी, जो किसके कब्जे में थे? जनजातियों के कब्जे में थे। अब आपने उनको निकाल तो लिया, लेकिन आप मुझे बताओ उस समय क्या इतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन था? ट्रक वगैरह तो थे नहीं। तो उन जंगलों से लकड़ियां कौन काटता और कटी हुई लकड़ियों को अंग्रेजों तक कौन पहुंचाता? इसके लिए तो आपको मजदूरों की जरूरत पड़ेगी और सबसे बेहतर तरीके से उस समय वनों को जानने काटने का जो तरीका आता था वो जनजातियों को ही था। अब अंग्रेजों के सामने समस्या खड़ी होगी, हमने इन लोगों को यहां से तो निकाल लिया, लेकिन हमें मजदूर कहां से मिलेंगे? तो समस्या यह थी कि रेलवे स्वीपर के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह कौन लाएगा, जबकि हमने आदिवासी को तो यहां से निकाल दिया है। अब उन्हीं को वापस इनने बोला कि आप आइए और यहां बसिए। अब दिक्कत क्या? औपनिवेशिक जो वन कानून है उनमें उन्होंने क्या तय किया कि झूम काश्तकार को जंगल में जमीन के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाएंगे। तो झूम खेती करने वाले किसान है, उसको जंगल में छोटे छोटे टुकड़े हम लोग लिख के दे देंगे, ये टुकड़ा है आपका, छोटे छोटे टुकड़े दिए जाएंगे। लेकिन शर्त है कि जो गांव बनाएंगे आप, वहां पर गांव में रहने वाले लोगों को हमारे यहां पर मजदूरी करनी पड़ेगी। मतलब हमारे जंगल काटने पड़ेंगे और कटी हुई लकड़ी को हमारे यहां तक पहुंचाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा व्यापार चल रहा है। तो बशर्ते कि गांव में रहने वाले को वन विभाग के लिए मजदूरी करना होगी और जंगलों की देखभाल करने का जिम्मा भी आपका है, उसी के बदले हम आपको जमीन दे रहे हैं। अब किसान का ये बोलना था, झूम किसानों का बोलना था कि आप हमें हमारी ही जमीन दे रहे जो आपने हमसे छीनी थी। मतलब हमें हमारी जमीन पर खेती करने के लिए आपकी परमिशन लेनी पड़ रही है, ऊपर से आप हमसे मजदूरी करवा रहे हो, ये तो अत्याचार है। इसी वजह से बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक कानूनों का विरोध किया, उनने विरोध करना शुरू किया। उन्होंने नए नियमों को पालन करने से इनकार कर दिया और खुलेआम अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। दो उदाहरण बगावत के मिलते भी हैं। एक बगावत 1906 में सोंग्राम संगमा द्वारा असम में की गई थी। असम में एक व्यक्ति सोंग्राम संगमा थे, उन्होंने ये बगावत की थी। दूसरी बगावत 1930 के दशक में मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह को लेकर के सामने आई। इसी तरह के विद्रोह धीरे धीरे होने लगे आदिवासियों के द्वारा और इसी विद्रोह से धीरे धीरे अंग्रेजों को अपने कानूनों में थोड़ा सा शिथिलता लानी पड़ी, मतलब थोड़ा सा बदलाव भी करने पड़ेंगे। अब दिक्कत यही, अब ये तो थी आजीविका की समस्या। औपनिवेशिक कानूनों ने क्या आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव डाला? तो आदिवासियों ने वन कानून बना करके उनको वहां से निकाल दिए, तो सब ठीक था। अब बात आ जाती है उनके व्यापार को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, आदिवासियों के व्यापार की समस्या भी उत्पन्न होगी। दोस्तों उस समय क्या हुआ था, 18वीं सदी का समय चल रहा था। 18वीं सदी के समय में भारत में जो रेशम होता था उसकी क्वालिटी पूरी दुनिया में बहुत ही बेस्ट थी और इस रेशम का मांग यूरोप में बहुत ज्यादा होने लगा था। रेशम का मांग यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। कौन से रेशम की? इंडियन रेशम की मांग बहुत ज्यादा भारी थी। दोस्तों उस समय दो चीजों की मांग पूरी दुनिया में इंडिया के माल की बहुत ज्यादा थी। एक तो नील की मांग थी, नील की खेती भी हमें करनी पड़ी, और दूसरा रेशम की। और भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता थी। गुणवत्ता अच्छी होगी तो आकर्षित तो करेगी। भाई हम लोग भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्वालिटी चाहिए मतलब चाहिए, पैसा जितना चाहिए दे दूंगा, लेकिन मुझे चीज ब्रांडेड चाहिए। कुछ लोगों के दिमाग में रहता है ये,
क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और यहाँ की गुणवत्ता इतनी अच्छी होती थी कि सबको आकर्षित करती थी। सारे लोग चाहते थे भारत से रेशम मिले। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पूरा भारत था। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर भार आया कि भाई अब तो रेशम लेना पड़ेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम की खेती पर जोर दिया। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा रेशम की खेती होती थी झारखंड का एक इलाका है जिसका नाम है हजारीबाग का इलाका। हजारीबाग का पठारी इलाका भी है। यह हजारीबाग के इलाके में रहने वाले जनजातियां जो हैं वो रेशम के कीड़ों का बल्क में पालन करते थे। तो वर्तमान में आज जो झारखंड है उसमें स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़ों को पालते थे। संथाल नाम की जनजातियां संथाली भाषा बोलती है, झारखंड में वही भाषा ज्यादा चलती है और वो कीड़ों को पालते थे। और लेकिन दिक्कत क्या थी, अब अंग्रेज ही खरीदने वाले तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, उनको कम से कम कीमत पर खरीदना शुरू किया। तो हमारे जो इंडियन व्यापारी थे इन्होंने और कम कीमत पर खरीदा। तो पहले तो इंडिया के व्यापारी लोग इन लोगों से खरीदते, फिर अंग्रेज उनसे खरीद लेते। अंग्रेज उन लोगों को तो ठीक ठाक दाम देते, लेकिन ये जो इंडियन व्यापारी थे ये इंडिया के जनजातियों को बिल्कुल कम पैसा देते हैं। उसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपने रेशम के बारे में सुना होगा। रेशम के कीड़ों को, रेशम शहतूत के पेड़ पर उगते हैं। तो रेशम का कितना सा बड़ा होता है, उसके अंदर रेशम का कीड़ा होता है, उससे काफी लंबा रेशम निकल जाता है। तो एक कीड़े का जो आसपास का जो कवच होता है उसको बोलते हैं कृमिकोश। तो 1000 कृमिकोश, अगर 1000 रेशम के कीड़े हैं तो उनके पैसे इनको मिलते थे 3-4 रुपए, बस 3 से 4 रुपए में 1000 रेशम के कीड़े खरीद ले जाते थे। कौन? इंडियन व्यापारी। अब इनको 5 गुने दाम पर बेच देते थे ये गया में जाकर के। वर्धमान गया जो है, गया वाला एरिया जो है ना, ये बिहार का एक क्षेत्र है। गया में जाकर के बेच देते थे कृमिकोशों को और 5 गुने कीमत पर बेचा जाता था। अब सोचो, इंडिया के व्यापारियों को 5 गुना भाव मिल रहा है अंग्रेजों से, तो अंग्रेज यूरोप में कितना बेचते होंगे? 100 गुने से कम तो नहीं बेचते होंगे ना। तो हमारे देश के लोगों को, आदिवासियों को कितना नुकसान हो रहा होगा। बेचारे मेहनत करते 3-4 रुपए के लिए 1000 किलो को जो पालेंगे क्या। बिचौलियों ने जमकर मुनाफा कमाया, रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता। स्वाभाविक है कि आदिवासी समुदाय व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगी। अंग्रेजों की चाल थी कि हम डायरेक्ट खरीदेंगे और कम में खरीदेंगे तो हमारे खिलाफ विद्रोह कर देंगे, इनसे खरीदवाओ इंडियन लोगों से, तो ये इंडिया के विरोधी हो जाएंगे, इंडियन लोगों के विरोधी हो जाएंगे, हमारे नहीं होंगे। तो भारतीय व्यापारी को अपना दुश्मन समझने लगे। कौन? आदिवासी। क्यों? क्योंकि उनको उनसे नुकसान हो रहा था। अब सबसे ज्यादा किन लोगों पर प्रभाव पड़ा? औपनिवेशिक शासन में किन आदिवासियों के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा? वो आदिवासी जो काम की तलाश में भटक रहे थे, उन आदिवासियों का जीवन सबसे खराब और दयनीय दिशा में था, क्योंकि उनको उनकी जमीनों से निकाल दिया गया था। अब काम की तलाश में पेट को भरना सबसे बड़ी बात है। पेट को भरना है, कुछ तो करना पड़ेगा। पेट की आग को बुझाने के चक्कर में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ काम तो करना पड़ेगा। उस समय अंग्रेज बड़े बड़े चाय के बागान चलाते थे। उस समय अंग्रेज झारखंड में बड़े बड़े खदान चलाते थे। तो चाय के बागान और कोयला की खदान, इन दोनों में बड़ी बड़ी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में आदिवासियों की भर्ती की जाने लगी। और आदिवासियों की भर्ती इसलिए की जाने लगी क्योंकि दूसरे समुदाय के लोग कोयले की खानों में काम करने से कतराते थे, क्योंकि उन खानों में गहराई में जाते थे तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, दम घुट जाता था, और बिल्कुल सस्ते में आदिवासी ये काम करने को तैयार हो जाते। दोस्तों, 1 साल में, ये डेटा है ब्रिटिश सरकार का, कि 1 साल में 2000 मजदूरों की मृत्यु कोयला की खदानों में हो जाती थी, जिनमें ज्यादातर मजदूर कौन होते थे? आदिवासी होते थे। तो आप सोच सकते हैं कि जो काम की तलाश में भटक रहे थे उन लोगों पर औपनिवेशिक शासन का क्या प्रभाव पड़ा। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब हो गई थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे और असम के चाय बागानों में, झारखंड के कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। ठेकेदारों ने न केवल उन्हें बहुत कम वेतन दिया, उनको पता था कि एक तो पढ़े लिखे नहीं है, इनका जितना हो सकता है शोषण करो, तो ठेकेदारों ने कम से कम दाम पर इनको रखा, और बल्कि उन्हें वापस घर लौटने भी नहीं दिया।
ना तो उनको घर वापस जाने का मौका दिया जाता और ना ही ज़्यादा वेतन दिया जाता, केवल एक मशीन की तरह काम कराया जाता था उन लोगों से जो बेचारे काम की तलाश में कहीं और भटकते रहते हैं। इसी वजह से इस सब अत्याचार को देखते हुए इस क्षेत्र में एक आंदोलन की लहर उठी और आंदोलन की लहर का नाम था बिरसा मुंडा। अब थोड़ा नजरिए से इसको थोड़ा नजदीक से देखते हैं कि कैसे जो है बिरसा मुंडा साहब ने इस आंदोलन को हवा दे दी। कौन थे ये बिरसा मुंडा साहब, क्या इन्होंने किया, क्या इनकी शिक्षाएं रही, इनसे संबंधित सारी चीजें पढ़ने का प्रयास करते हैं। बिरसा मुंडा साहब का फोटो आप देख सकते हैं। ये एक तरह की क्रांति थी, अपने आप में क्रांति थी, चमत्कारी पुरुष थे जिसको हमने शुरुआत में पढ़ा था। बिरसा मुंडा साहब का जन्म हुआ था 1870 के दशक के मध्य में हुआ था और उनके पिता बहुत गरीब फैमिली से थे, क्योंकि ये जनजाति फैमिली से थे, मुंडा जनजाति से बिलोंग करते थे। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बहड़ों के आसपास के जंगलों में हुई, जंगलों में, ये झारखंड के जंगलों में पले बड़े। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की अक्सर बात किया करते थे जहां मुंडा समुदाय के लोग द्विकु यानी बाहरी लोग अंग्रेजों के चंगुल से बिल्कुल फ्री थे और स्वतंत्र रूप से जीवन जीते थे। बचपन से उन्होंने यही कहानियां सुनी। बिरसा मुंडा का बचपन उन स्वर्ण युग की कहानियों से जुड़ा हुआ था और वो चाहते थे कि एक बार फिर से मुंडा समुदाय के लोग ऐसे ही स्वर्ण युग को, स्वर्ण काल को दोबारा से जिए। तो बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग द्विकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। ये मुंडा लोग द्विकु मतलब क्या होता है? द्वीपो मतलब अंग्रेज औपनिवेशिक शासन के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे, स्वतंत्र थे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे, बोलते थे कि ये जो इलाका है इसके जो मूल निवासी शुरुआत में रहे हम उनके वंशज हैं, मतलब बाकी लोग बाहर से आए, हम यहाँ के ओरिजिनल वासी हैं। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस लेना है। तो मुंडा समुदाय के लोग बार बार ये याद दिलाते कि भाई हमारा साम्राज्य कितना अच्छा था, हमारा आदिवासी कबीला कितना अच्छा था, अब हमें अत्याचार सहन करना पड़ा लेकिन हमारा पुराना साम्राज्य हमें चाहिए। बिरसा मुंडा साहब की शिक्षा और धर्म की बात करें तो बिरसा मुंडा साहब की जो शुरुआती शिक्षा थी वो तो ईसाई मिशनरियों से मिली। जो उपदेश वो देते थे उन्होंने उनको जहन में उतारा और उनको समझ में आ गया था कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम किसी को भी हरा सकते हैं। और बाद में वैष्णव धर्म के प्रचारक के साथ घूमे, इसलिए धर्म का संबंध वैष्णव धर्म से था, शिक्षा का संबंध ईसाई मिशनरियों से था। पढ़ते हैं इसको। बिरसा साहब स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे थे जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला था। वो उन स्कूलों में जाते और शुरुआत में गए, उनके उपदेश सुने। देखिए जरूरी नहीं कि किसी धर्म का, विशेष धर्म का स्कूल है तो धर्म की बात होगी, अच्छे अच्छे बातें सिखाते हैं और बस वही बातें उनको उनके दिमाग में घर गई। उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है। उनको यहीं से एक आत्मविश्वास मिला कि हम चाहे तो हासिल कर सकते हैं। बाद में बिरसा साहब एक जाने माने वैष्णव धर्म के प्रचारक के साथ भी कुछ समय उन्होंने बिताया। एक वैष्णव धर्म के प्रचारक महोदय थे, उनके साथ काफ़ी समय बिताया और समय बिताने के बाद उन्होंने उनका आत्म शुद्धिकरण भी हुआ। उन्होंने बोला कि शुद्धिकरण के लिए जो है जनेऊ वस्त्र भी धारण किया और शुद्धता और दया पर ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने बोला कि लड़ना केवल मात्र सोल्यूशन नहीं है, किसी आत्मा को, किसी निरीह जीव को नुकसान नहीं पहुँचाना, दया भाव रखना, शुद्धता की ओर बढ़ना। और ये वो बार बार बोलते थे शराब वराब पीना सब छोड़ दो, उन्होंने सब कुछ किया। तो बिरसा मुंडा साहब एक समाज सुधारक के रूप में कैसे उनको देखा जा सकता है? अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं, अगर आप मुझे बताओ समाज सुधारक का मतलब क्या होता है? समाज सुधारक का मतलब होता है वह व्यक्ति जो समाज में फैली कुरीतियों, समाज में फैली हुई गलत धारणाओं, समाज में फैली हुई अंधविश्वास को खत्म करने का प्रयास करे, वही असल में समाज सुधारक होता है।
बस बिरसा मुंडा साहब भी अपने समाज में फैली इन्हीं सब दुर्गतियों को, इन्हीं सब कुरीतियों को और व्यवहार को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए बोलते हैं कि बिरसा मुंडा एक समाज सुधारक के रूप में कैसे थे। बिरसा का आंदोलन जो था वो आदिवासी समाज को सुधारने का ही आंदोलन था। सबसे पहले उन्होंने आदिवासी समाज को सुधारने के लिए आंदोलन किया। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया मतलब रिक्वेस्ट करना, या कहा उनसे कि शराब पीना छोड़ दे, गांवों को साफ रखे, डायन और जादू टोने जैसी अंधविश्वासों पे विश्वास न रखे। उन्होंने कहा शराब हमारे लिए सही नहीं है, न स्वास्थ्य के लिए न समाज के लिए, आज भी सही नहीं है, न स्वास्थ्य के लिए न समाज के लिए न घर के लिए न परिवार के लिए। इसलिए शराब पीना छोड़ दो, गाँव को साफ रखो, डायन और ये जो जादू टोने में हम लोग अपना समय वेस्ट करते हैं, इनमें विश्वास करते हैं, यह कुछ भी नहीं, वह मन का वहम है, इसको सब खत्म कर दो। बिरसा ने यहाँ बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को भी लगातार उनका विरोध किया और वो उन्हें बाहर का मानते थे। वो किन्हें बाहर का मानते थे? जो उनकी शैली को नष्ट करे। उनकी शैली मतलब जीने का तरीका, शैली मतलब समझते हो, जीने का तरीका, शैली को जो नष्ट करे, वो सब कौन है? वो बाहर के लोग हैं। जो शैली को नष्ट करे वो सब बाहर के लोग हैं, चाहे वो ईसाई मिशनरी हो, चाहे वो भारतीय हिंदू जमींदार हो, चाहे वो यूरोप से आए हुए अंग्रेजी क्यों ना, सब बाहरी लोग हैं। तो उन्हें बाहरी मानते थे जो उनकी शैली, रहन सहन, रीति रिवाज को ठेस पहुंचाएं। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों को आह्वान किया, बोला कि आइए, और उनको याद दिलाया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प ले। हम आइए कसम खाते हैं कि हमारा जो गौरवपूर्ण जीवन जो पुराना था उसको वापस से हासिल करें। ये बिरसा मुंडा साहब ने उनको बुलाया, उनके अनुयायी को। और 1895 में ये होता था कि जिस गांव जाते थे लोग उनके पीछे कतार में खड़े हो जाते थे। जिस गांव में गए उस गांव के फसलों को डबल कर दिया, लोगों को, बीमारियों को मिटा दिया। इसलिए बिरसा साहब के साथ सब लोग जुड़ते चले गए और एक आंदोलन सा बन गया था। वे ऐसे स्वर्ण युग की चर्चा करते थे जहां मुंडा लोग एक अच्छा जीवन जीते थे। वे ऐसे स्वर्ण युग की चर्चा करते थे जहां पर मुंडा लोग तटबंध बनाते थे, पानी को रोककर बांध बनाना। वे ऐसे स्वर्ण युग की चर्चा करते जहां वे कुदरती झरनों पर उनका नियंत्रण होता। वे ऐसे स्वर्ण युग की चर्चा करते जहां पर मुंडा लोग जो थे वो ईमानदारी से जीते थे। उनका कहना था कि आज आप लोग एक दूसरे भाई को मार रहा है, मुंडा लोग कभी अपने भाइयों का खून नहीं बहाते, हम लोग लड़ते नहीं थे, हमारा इतिहास स्वर्णिम था जहां सब लोगों को एक जैसा काम मिलता था, एक समान व्यवहार, समान सम्मान, समान तरीके से जीते थे, हम ईमानदार थे, हमें वापस वो बनना पड़ेगा। बिरसा साहब चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक बार फिर टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करने पहुंच जाएं। तो बिरसा साहब का विजन बहुत अच्छा था। बिरसा साहब इसीलिए समाज सुधारक कहे गए थे और आज इसीलिए आदिवासी लोग उनको भगवान की तरफ पूछते हैं। इसी प्रकार उनने समाज में सुधार तो किया, लेकिन उनने बोला कि स्वर्ण युग की कल्पना ऐसी कल्पना नहीं रहने देंगे, इसको हासिल करना है तो आंदोलन तो करना पड़ेगा। इसलिए बिरसा साहब ने एक आंदोलन शुरू किया और वो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ था। और उनका क्या कहना था कि इन अंग्रेजों को, रावण का नाम बोला था कि इन रावणों को उखाड़ फेंको, इन दिकुओं को उखाड़ फेंको और उसकी जगह मुंडा राज स्थापित करने का संकल्प लो। तो उन्होंने बोला था कि अंग्रेजी राज को खत्म करके हमारा मुंडा राज हम लोग लेकर के आएंगे। बस इसी राजनीतिक सोच की वजह से अंग्रेजों को बड़ा समस्या हुई कि अगर इनका राजनीतिक उद्देश्य पूरा हो गया तो हमें तो बाहर निकाल देंगे, ये लोग आ जाएंगे। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से उद्देश्य से बहुत ज्यादा परेशानी थी बहुत ज्यादा। किससे? राजनीतिक उद्देश्य से। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार के खिलाफ था। यह आंदोलन किसके खिलाफ था? केवल अंग्रेज सरकार के खिलाफ नहीं था, उनका यह आंदोलन दीकू समाज के खिलाफ था। दीकू मतलब सारे बाहरी लोग जो हमारी शैली को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वो ईसाई मिशनरी क्यों ना हो, चाहे हिंदू जमींदार क्यों ना हो, चाहे यूरोपियन क्यों ना हो, चाहे गवर्नमेंट यानी अंग्रेज सरकार क्यों ना हो, सबको उन्होंने बाहर निकाल कर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करने का संकल्प लिया कि हम लोग मुंडा राज लेकर के आएंगे, इन सब गुंडा राज को खत्म कर देंगे। गुंडा राज नहीं,
मुंडा राज, उन्होंने मुंडा राज को लेकर के आने का संकल्प लिया। जब आंदोलन धीरे धीरे फैलने लगा, अंग्रेजों को पता था जैसे आंदोलन फैलेगा, उनको ट्रिक पता थी, ये अंग्रेजों ने कई बार इस्तेमाल किया है। जब जब देश में कोई बड़ा आंदोलन शुरू होता, चाहे महात्मा गांधी ने कोई आंदोलन क्यों ना किया हो, महात्मा गांधी की भी आपने आंदोलन पढ़े भी, भारत छोड़ो अभियान शुरू किया था, तो जब भी वो आंदोलन करते थे, यहां भी उनने ये किया, जब भी कोई बड़ा नेता आंदोलन करता, अंग्रेज सरकार उसी नेता को गिरफ्तार कर लेती ताकि आंदोलन क्या हो जाए, कम हो जाए, लीडर विहीन हो जाए। ये तो पुराना ट्रिक था। तो आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया, बोला कि ये दंगे फसाद करवा रहा है, ये तो गुनहगार है। दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा हुई। 2 साल के बाद 1897 में दोबारा से जेल से लौटने के बाद लोगों का समर्थन जुटाने के लिए फिर गांव गांव घूमे, हार नहीं माने बिरसा मुंडा। लेकिन सन 1900 ईस्वी में बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी, वो बात की बात है। वे आह्वान कर रहे थे, क्या आह्वान करते, बुला रहे थे लोगों को कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना करना है। अगर बिरसा मुंडा के नेतृत्व में बिरसा राज, मुंडा राज लेकर के आना है तो रावणों यानी द्विकु और यूरोपियों को तबाह करना पड़ेगा। इन रावणों को जब तक तबाह नहीं करेंगे, राम राज्य, मुंडा राज्य स्थापित नहीं होगा। मुंडा राज्य वो राम राज्य बोलते, सब सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिना वाला राज्य था। बिरसा के अनुयायी द्विकु और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को टारगेट करने लगे। उन्होंने बोला कि इनकी इमोशंस पर टारगेट करो। धीरे धीरे चर्चों पर हमला किया, थानों पर हमला किया, प्रतीकों, गाड़ियों वाड़ियों, मालगाड़ी सब लूटना शुरू कर दिया। तो उनके प्रतीकों पर, भावनाओं पर हमला किया। इस तरह से यह आंदोलन काफी तेज चला। और फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि आंदोलन का महत्व समझ लेते हैं। भाई क्या हुआ, 1900 में मृत्यु हो गई थी मुंडा साहब की, आंदोलन ठप पड़ गया था। लेकिन इस आंदोलन का महत्व क्या है, किस हिसाब से आंदोलन महत्वपूर्ण है। भले ये मुंडा राज लेकर के नहीं आए, लेकिन अंग्रेजों को झुका दिया था, तो महत्व तो बनता है। 1900 में बिरसा की हैजे की वजह से मृत्यु हो गई, हैजा हो गया था उनको, बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी और आंदोलन पड़ गया था ठप। यह आंदोलन 2 मायनों से बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था? पहला मायना, इससे औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून बनाने के लिए उनने मजबूर कर दिया अंग्रेजों को कि जिनके जरिए द्विकु लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर पाए। मतलब अंग्रेज लोग आदिवासी की जमीन पर बहुत आसानी से कब्जा न कर पाए, उसके लिए उन्होंने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून बनाने पर मजबूर कर दिया। अब क्या किया अंग्रेजों ने, ऐसे कानून कतई नहीं बनाए जिससे आदिवासियों की जमीन छीन ले, वो आसानी से काम करने के लिए उनको दिया। तो बहुत महत्व है ना इस आंदोलन का। दूसरा महत्व यह कि इसने एक बार फिर जता दिया था कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी बिल्कुल सक्षम है। ये लग रहा था कि जंगलों में रह रहे आदिवासी कहाँ एकजुट होंगे, कहाँ गुस्सा दिखाएंगे। तो इन्होंने एक बार जता दिया। इस आंदोलन का महत्व ये था कि इस आंदोलन ने ये जता दिया था कि भाई अन्याय के खिलाफ हम खड़े हो सकते हैं, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध हमारी आवाज उठा सकते हैं, और हमने हमारी क्षमता दिखा दी को अभिव्यक्त कर, गुस्से को उन्होंने अभिव्यक्त किया और बदलाव लाने पर मजबूर कर दिया अंग्रेजों को। तो ये था बिरसा मुंडा साहब का आंदोलन। दोस्तों इस तरह समाप्त होता है हमारा चैप्टर नंबर 4 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ये धमाकेदार वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहा यूट्यूब पे, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आए हैं दूसरा विकल्प, magnetbrains.com। आप magnetbrains.com हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां आपको मिलेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जो आपको देगा सभी कोर्सेज को एक्सप्लोर करने का मौका। अगर आप यहां देख रहे हो CBSE 7 to 12 क्लास हिंदी मीडियम, तो आपको सीधा जाना पड़ेगा अपनी क्लास 8 पर। क्लास 8 पर जैसे ही आपने किया क्लिक, वैसे ही आप पहुंच जाएंगे कहां पर, आप पहुंच जाएंगे अपने 8th क्लास के टीचरों के नजदीक। बस आपको करना है कि हर टीचर के नाम के नीचे वॉच नाउ लिखा हुआ है, बस वॉच नाउ पर करें क्लिक और सीधे पहुंच जाए उस सब्जेक्ट के डिस्क्रिप्शन पर। अब आपको करना क्या है, अब आप इस सब्जेक्ट के एक एक
टॉपिक एक एक चैप्टर को आराम से सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका वीडियो हो जाएगा शुरू। अब आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है, पढ़ना है और टॉप करके दिखाना है। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 7 से क्लास 12 तक के सभी बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दी जा रही है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे वीडियो और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।